हेलो दोस्तों, तो अगर आप करते हैं सेवन्थ फेज शिक्षक बहाली जो बिहार में आयोजित होने वाली है, तो उस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये एंशियंट हिस्ट्री का क्लास वन है दोस्तों। इसमें मैंने वैसे ही प्रश्न को संकलित किया है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो बुक है ये घटना चक्र समसामयिक घटना चक्र किताब है, जिससे अक्सर बीपीएससी प्रश्न पूछती है। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो वास्को डिगामा कालीकट जो है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट आया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई, ध्यान देंगे 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। उसने क्या किया था? नए समुद्री मार्ग की खोज की, न कि भारत का खोज किया था। भारत पहुंचने के समुद्र से समुद्री रास्ते का खोज किया था वास्को डिगामा। कालीकट के तत्कालीन शासक जामोरिन, उस समय कालीकट के शासक जो थे वो कौन थे? जामोरिन। उन्होंने वास्को डिगामा का बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी किया, स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, फ्रांसिस्को द अल्मेडा कब आए थे भारत? 1505 ईस्वी में अल्मेडा भारत आए। किस रूप में आए? पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर आए। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने, जो कि पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में भारत आए थे। निम्न में से कौन नीला जल ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ब्लू वाटर नीति नीला जल योजना से संबंधित द अल्मीडा है। कौन है? द अल्मीडा। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, अल्मीडा जो है नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। सही उत्तर है पुर्तगाली। पुर्तगाली मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिए। 1990 यूपीपीसीएस 93, यूपीपीसीएस 2000, यूपीपीसीएस मेंस 2007। तो वैसे ही प्रश्न का संग्रह इसमें किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। तो सही उत्तर है अल्मीडा। अल्मीडा पुर्तगाली वायसराय थे जो प्रथम भारत वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा ही थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? तो वो स्वागत करने वाला कौन था? जामोरिन। किसने स्वागत किया था? जामोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, जामोरिन। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। पहला वास्को डिगामा। वास्को डिगामा का संबंध किसके साथ हो जाएगा? वास्को डिगामा का संबंध हो जाएगा, ये 2 के साथ चला जाएगा, पुर्तगाल। वास्को डिगामा पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध हो जाएगा 1 के साथ, स्पेन। कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के थे। कैप्टन कुक कहाँ के थे? सी नंबर में देखिए कैप्टन कुक, ये कहाँ के थे?
ग्रेट ब्रिटेन। कैप्टन कुक कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन। और तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के निवासी थे। आगे देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमेंसलैंड, वर्तमान में जिसे क्या कहा जाता? तस्मानिया कहा जाता, तथा न्यूजीलैंड की खोज की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत आने वाला यात्री नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? पहला है दुआर्ट बारबोसा, डोमिगो पायस, पीटर मुंडी और फर्नुओ नूनीज। तो सही उत्तर हो जाएगा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी पुर्तगाल देश के रहने वाले नहीं थे। अब हम लोग देखेंगे पीटर मुंडी कहाँ के रहने वाले थे। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। ये कहाँ का था? ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला यह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की। भारत में पटना, आगरा और सूरत जैसे नगरों की पीटर मुंडी ने यात्रा की, जो कि एक ब्रिटिश व्यापारी थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है वास्को डिगामा, दूसरा ऑप्शन है अल्बुकर्क। दूसरा ऑप्शन क्या है? अल्बुकर्क। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर्क थे। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक, 1509 से 1515 ईस्वी तक अल्बुकर्क जो है वो भारत में रहे। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगाली अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, अल्बुकर्क वहाँ के पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन सही है, सिर्फ ये ऑप्शन गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पहला है अंजी द्वीप में, कन्नानौर में, कोचीन में, गोवा में। सही उत्तर हो जाएगा कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत के निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कहाँ प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में करवाया गया। तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया गया पुर्तगालियों का। और किसने किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक
व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पहला है अंग्रेज, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है डच। तो सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को देखने से पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। अगला प्रश्न देखेंगे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? ऑप्शन नंबर 1 बांदेल, दूसरा चिंसुरा, तीसरा हुगली और चौथा श्रीरामपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली की फैक्ट्री। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी ने मद्रास के निकट सेनथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सातगांव और चटगांव, ध्यान देंगे, सातगांव, गियासुद्दीन महमूद शाह से सातगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सातगांव का पतन हो गया और इसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया तथा श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न देखेंगे। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संवर्ग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी। आगे देखेंगे। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा किया। अंग्रेज पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार जो है केवल एक नंबर का जो है यही सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? वो थे मेरे दोस्तों पुर्तगाली। पूरे वीडियो में बने रहें इस टॉपिक से। इससे बाहर एक भी प्रश्न बीपीएससी की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने।
पुर्तगाली जो थे वो हुगली को लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? समुद्री डकैती हेतु बंगाल में हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ये तो प्रश्न आप लोग को पता ही होगा। कलकत्ता का संस्थापक कौन थे? वो थे जॉब चरनोक। कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जॉब चरनोक। ये सब प्रश्न आप लोगों को पता ही होगा। ये सब प्रश्न बिल्कुल ही गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जॉब चरनोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती अथवा सुतनौती, कलकत्ता का स्थल है सुतनौती, को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में मई 2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ मई 2003 में कहा कि जॉब चरनोक जो थे वो कलकत्ता के संस्थापक नहीं थे। ऐसा कलकत्ता के एक न्यायालय के द्वारा कहा गया। जॉब चरनोक के आगमन से पूर्व ही कहा गया कि कलकत्ता जो है वो अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1660 दिवस को नहीं माना जा सकता है। अगला है, कलकत्ता किसने बसाया? वही प्रश्न फिर रिपीट हुआ, कलकत्ता किसने बसाया? मेरे दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो कलकत्ता को किसने बसाया था? फटाफट बताइए। जॉब चरनोक महोदय ने। अगला प्रश्न है, निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ये प्रश्न भी आप लोगों को पता होने चाहिए। वो कहाँ किया गया था? मद्रास में। कब किया गया था? 1688 ईस्वी में मद्रास में प्रथम नगर निगम का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो वो कौन थे? डच लोग थे। ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसके बाद 1602 ईस्वी में डच सांसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही है। कौन सा? डच। अगर ब्रिटेन इसके विकल्प में रहता तो ब्रिटेन ही सही होता। तो संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? वो ब्रिटेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ डच, उस पहले ब्रिटेन किया था, उसके बाद डच ने किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगला ऑप्शन है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। अगला ऑप्शन है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। यहाँ देखेंगे हम लोग, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, डच लोग ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। दूसरा, अल्फांसो द अल्बुकर्क
ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया। तीसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे ले ली, जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अल्फांसो द अल्बुकर्क बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। और तीसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से मद्रास में क्या किया था, एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर क्या किया था, एक फैक्ट्री स्थापित किया। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन एक गलत है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1663 ईस्वी में विजयनगर के नायक से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की। आगे देखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता के कई राज थे, जिसमें भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी बिल्कुल सही है, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तीनों ऊपर के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो इनमें से सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही हो जाएगा। आगे देखें, उपर्युक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। पहला लीवेंट कंपनी, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ओस्टेंट कंपनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीवेंट कंपनी, जो कालांतर में बाद में इसका नाम बदल गया था। आगे देखेंगे, लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही कंपनी जो लीवेंट कंपनी थे, बाद में इसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड
कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। किस मुगल सम्राट के काल में? अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों ये सारे, तो पूरे वीडियो में बने रहें। इससे, इस टॉपिक से, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके जो शिक्षक परीक्षा है उसमें नहीं पूछे जाएंगे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो वो मुगल सम्राट थे जहांगीर। जहांगीर के काल में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी कारखाना थी। 1613 ईस्वी में सूरत में जो कारखाना स्थापित की गई थी यही अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी कारखाना थी। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1613 में जो स्थापित की थी वो सूरत में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो वो थे थॉमस बेस्ट, विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। तो वो सही उत्तर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? वो थे थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वीं शताब्दी, ध्यान देंगे, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? भरूच, चिकाकोल, चित्रिनोपोली। सही उत्तर हो जाएगा चिकाकोल। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में, गोवा में, पुडुचेरी में, सूरत में। सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों या व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो वो थे अंग्रेज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में ही, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1611 ईस्वी में ही मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था जो कि अस्थायी था। 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में जो अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था वो अस्थायी थी, अस्थायी नहीं थी।
मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया जो कि अस्थायी था। उन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में किया, जिसकी अनुमति किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ तक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? फिर से देखेंगे, 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो वो कहाँ मिली थी? बेंगलोर में, मद्रास में, मुसलीपट्टनम में, सूरत में। सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। और 1611 में कहाँ स्थापित किया था अस्थायी कारखाना? वो था मुसलीपट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वो कहाँ थी? सूरत में। पहला ऑप्शन है सूरत में, दूसरा है सतारा, तीसरा है बॉम्बे और चौथा है पणजी। तो सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बम्बई पुर्तगालियों से लिया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कितने किराए पर? 10 पाउंड वार्षिक किराया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अधिकार अंग्रेजों ने कर लिया? 1790, 1792, 1796, 1797। तो 1797 ईस्वी में अंग्रेज ने कहाँ? प्रयागराज के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 में प्रयागराज इलाहाबाद के किले को अंग्रेज को सौंप दिया। किसने इलाहाबाद के किले को अंग्रेज को सौंपा था? सादत अली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर। अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। तो सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने अपने राज से बाहर कर दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाया। क्यों इससे बाहर निकाला था? तो हज यात्रियों को इन्होंने बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने इसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने इसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा वास्तविक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया के राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। तो सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। इसी के कारण का प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। अब यहाँ देखेंगे, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बोर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध
किन किन के मध्य लड़ा गया? पहला ऑप्शन है अंग्रेज व फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज व डच, और तीसरा ऑप्शन है अंग्रेज व मराठा, और चौथा ऑप्शन है हैदर अली और मराठा। सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। कर्नाटक प्रथम युद्ध, कर्नाटक प्रथम युद्ध इधर है संधि दिया गया है, पर कर्नाटक प्रथम युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुई थी? एलास्पेल की संधि के तहत। अगला तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत? तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ था, पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध था, ये इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो एक का प्रथम कर्नाटक युद्ध चला जाएगा एलास्पेल के संधि के साथ, तृतीय कर्नाटक युद्ध चला जाएगा पेरिस की संधि के साथ, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला जाएगा और निर्णायक युद्ध, और प्रथम मैसूर युद्ध चला जाएगा ब्रिटिश की हार के साथ। यहाँ देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलाचेपल की संधि से अंत हुआ था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, प्रथम मैसूर युद्ध में मेरे दोस्तों ब्रिटिश सरकार की जो है वो हार हो गई थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुआ था? वो एलास्पेल या एक्साचेपल के संधि के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का युद्ध 46 से 48 बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 यही गलत है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 ये गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 में हुआ, द्वितीय युद्ध 49 से 54 में, और तृतीय युद्ध 58 से 63 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो कौन थे वो? फटाफट बताइए कौन थे वो। फिर से सुनिए, प्रश्न को फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के साथ झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारन हेस्टिंग्स। सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले, सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किए, जो ऐसे हथकंडे का डुप्ले ने प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज को मार्गदर्शक बना। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। इसके बारे में जी.बी. मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, और वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसके अत्यधिक लाभ उठाया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर में कहाँ खोला? सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। सही उत्तर हो जाएगा सूरत। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। अब इसका ब्रीफिंग देखते हैं।
लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेस कहा गया। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए। 1664 ईस्वी में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी उसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाना को स्थापित की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिसलू, माजरे, कोलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो सही उत्तर हो जाएगा कोलबर्ट ही थे जिन्होंने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में कौन सा कारखाना डच ने स्थापित किया? बुंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों सही हो जाएगा। चिंसुरा और हुगली कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था। इसका ब्रीफिंग देखेंगे। डचों की बंगाल में पहली कंपनी 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, नालंदा, बालासोर, बारंगोर, जुगादिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 ईस्वी एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए, यद्यपि 1632 ईस्वी में उनको सफलता मिल गई। 1632 में पटना में डचों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला देखेंगे, वर्तमान में जो डच फैक्ट्री है वो पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में डच फैक्ट्री पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये वैसी किताब है जिससे बीपीएससी अक्सर बहुत सारे प्रश्न इसी बुक से उठाती है, इसी बुक से पूछती है। इसलिए मैंने सोचा इस बुक को आपको बिल्कुल बारीक से पढ़ाया जाए ताकि आप जो है सुपर टेट की परीक्षा या बिहार में जो 7th फेज की परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला बीपीएससी के माध्यम से उसको क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आप पूरे समुद्र को नापने की प्रयास करेंगे तो उसको नापना बिल्कुल असंभव प्रतीत हो रहा है अभी के समय के अनुसार। तो दोस्तों आप वही प्रश्न पढ़ें जो आपके परीक्षा में पूछे जाने लायक है। बिल्कुल क्रीम को उठाना है ना कि दूध को उठाना है। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। इसका ब्रीफिंग देखते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी।
वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और उसके बाद आए फ्रांसीसी। इसका ब्रीफिंग देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए अंग्रेज और उसके बाद आए फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। पहला पांडिचेरी। पांडिचेरी किसके साथ जाएगा? फ्रेंच के साथ जाएगा। पांडिचेरी किसके साथ जाएगा? फ्रेंच के साथ जाएगा। गोवा। गोवा किसके साथ जाएगा? पुर्तगाली के साथ गोवा। गोवा किसके साथ जाएगा मेरे दोस्तों? पुर्तगाली के साथ। ट्रांकेबार। ट्रांकेबार किसके साथ चला जाएगा? डेनिश के साथ। ये किसके साथ जाएगा? डेनिश के साथ। और सद्रास किसके साथ जाएगा? डच के साथ। ये किसके साथ जाएगा? सद्रास नहीं, मद्रास होगा मेरे दोस्तों। ये किसके साथ जाएगा? डच के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। वो देश कौन सा था? हमारा प्यारा बिहार। कौन सा था वो राज्य? कौन सा था? हमारा बिहार। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बंगाल, चौथा है मद्रास। सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार से ही सोरा और अफीम की प्राप्ति उन्हें होती थी। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो क्षेत्र कौन सा था? बिहार, दक्षिणी भारत, गुजरात, असम। सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे अंत में जो आए थे वो कौन थे? फ्रांसीसी थे। व्यापार के लिए सबसे अंत में जो आए थे वो कौन थे मेरे दोस्तों? फ्रांसीसी थे। ये जो सीरीज चल रहा मेरे दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न ऐसे समाहित किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसी प्रश्न का ये संकलन संग्रह है। इसका ब्रीफिंग देखेंगे। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, 1605 में डच आए, 1608 में अंग्रेज तथा 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्प में कौन सा हो जाएगा? फ्रांसीसी ऐसा कंपनी था। फ्रांसीसी लोग क्या थे? सबसे अंत में आए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डच कहाँ अपने व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था? तो डच जो है अपना व्यापारिक अड्डा कहाँ स्थापित किया था? तो नागपट्टनम में भी किया था, चिंसूरा में भी किया था, मछलीपट्टनम में भी, सूरत में भी, भरूच में भी, आगरा में भी, कोचीन में भी, अहमदाबाद में भी, पटना में भी। इन सारे जगहों पर डच ने अपना अड्डा स्थापित किया था। तो इनमें से सभी सही ऑप्शन हो जाएंगे। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन से अंग्रेज की भारत को देन थी? तो अंग्रेज को भारत का जो देन था वो इनमें से कोई नहीं था। इनमें से कोई नहीं था। इसका ब्रीफिंग देखते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों
से पूर्व भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगाली ने शुरू किया था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन मानी जाती है और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोप का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। वारन हेस्टिंग्स, टीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुंडास। तो किसने कहा था? टीबी मैकाले ने कहा था। फिर से इस प्रश्न को देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी कंपनी एक असंगति है, किसने कहा था? टीबी मैकाले ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखने से पहले इसका ब्रीफिंग देख लेते हैं। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 ईस्वी से 38 तक वह भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। किसने? टीबी मैकाले ने। अंग्रेजी को भारत में सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। अगला प्रश्न है, एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कौन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेज को मद्रास पुनः इस संधि के बाद प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेज की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन की प्राप्ति हुई थी और उसका नौसैनिक बेहद ताकतवर था। इसका ब्रीफिंग देखेंगे। अंग्रेज की सफलता के कई कारण थे। इनमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व, ये सारे चीज़ अंग्रेजों के पास था, इसलिए अंग्रेज सफल हुए और फ्रांसीसी के पास इनकी कमी थी। तो दोस्तों अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये आधुनिक भारत का ये पहला क्लास है और इसमें जो है ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र से लिए गए हैं। इससे बीपीएससी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछती है, कह सकते हैं सारे प्रश्न इसी बुक से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूरा अगर आप समुद्र नापने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल असफल हो जाएंगे। तो दोस्तों वही प्रश्न पढ़ें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सफल वही होता है जिस बच्चे को ये पता होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है ये सभी को पता है, क्या नहीं पढ़ना है जो इस बात को जान जाते हैं वही बच्चे सफल होते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये जो प्रश्नों का संग्रह है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप बिल्कुल ही अपना एक सीट निश्चित कर पाएंगे अगर इसी प्रकार से सारे वीडियोज़ को आप देखते रहें तो दोस्तों पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद।